हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शिक्षा के गुरुकुल में। मैं शिव सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं नया वीडियो। भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 में लॉन्च की गई है 29 जुलाई के। उसमें आपको उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो किस आधार पे थी, नई शिक्षा नीति क्यों लाई गई, इसका क्या कारण था, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या कमियां हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो शिक्षा की पृष्ठभूमि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ और कोठरी आयोग की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। और जो कोठरी आयोग था 1964-66 में इसकी सिफारिश की गई और इसके बाद 1968 में पहली बार शिक्षा नीति बनी। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई, 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। उस समय अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया था। अब नई शिक्षा नीति 2020 में नए नियम के साथ लागू की गई है वो इस प्रकार है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये जो नई शिक्षा नीति मोस्ट इम्पोर्टेंट करके ये सब नोटबुक में लिख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और वर्ष 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी जी की सरकार में, भारत की दूसरी जो शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में, और जिसमें 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन किया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ये हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव। अब प्रमुख परिवर्तन जो नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं। इसमें सबसे पहले इसमें नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय के नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया गया है। MHRD मिनिस्ट्री को एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री किया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। और इसमें छोड़ा किसको गया है, तो कानूनी एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी के लिए एकल निकाय का भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम और या अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में पहले जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये मुख्य भूमिका में इसको जोड़ा गया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का जो कुल 6% खर्चा करने का जो लक्ष्य दिया गया है, जो इस समय 4.43% है, 4.43% है। इसमें मेन है एमफिल को जो है समाप्त कर दिया गया है। कि पहले BA, B.Ed, एमफिल फिर PhD किए जाते थे, लेकिन एमफिल को समाप्त कर B.Ed के बाद आप PhD कर सकते। अब अनुसंधानों जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल का स्नातकोत्तर यानी MA या B.Ed करने के बाद आप PhD में प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। नीति में शिक्षकों को प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है और व्यापक सुधारों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और
सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों को जो मनमाना ढंग से फीस बढ़ाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया गया है। पहले जो होता था, जो सब्जेक्ट होते थे, आप हाई स्कूल करने के बाद इसके बाद एक समूह में लिया जाता था, जैसे आर्ट कॉमर्स या मैथ, ये समूह होते थे। और ये क्या कहते हैं, बायो, ये सब समूह होते थे, जो कि अब नहीं होंगे। अब नई पॉलिसी में ये नहीं होंगे। इसमें जैसे लिखा है, पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो संगीत को भी अपने विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसके पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया गया है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है 5+3+3+4, ये क्या है? तो आज इसको बढ़िया से हम समझाएंगे। पहले क्या था, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें था 10+2 का फॉर्मेट था, कोई भी वैकेंसी के लिए 10+2 मांगा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, नई शिक्षा नीति में 5+3+4 ये लाया गया है। तो सबसे पहले नीति में पहले और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा का सबसे पहले इसको योगदान दिया जाएगा या महत्व दिया जाएगा, भाषा और गणित का। इसके बाद चौथी और पांचवी कक्षा में बालकों को लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल होंगे। प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, 3 साल, और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज होगी, शामिल होगा। जो फाउंडेशन या प्री प्राइमरी या फाउंडेशन स्टेज में जो पहले के जो 5 साल होंगे, उसमें पहले 3 साल प्ले प्राइमरी स्कूल, इसके बाद 1 और 2 ये 2 क्लासें होंगी। पहले जहां सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी स्कूल के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। पहले क्या होता था, इसके बाद कक्षा 3 से 5 में 3 साल शामिल होंगे, ये 3 साल शामिल होंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज होगा, मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ होंगी, जो चौथा स्टेज होगा। कक्षा 9 से जो चौथा स्टेज होगा, फोर्थ स्टेज, वो होगा कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। पहले जहां 11वीं की कक्षा में विषय चुनने की आज़ादी थी, अब 9वीं कक्षा में ये विषय चुन सकते हैं, बच्चे कुछ भी ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु ये बहुत ज़्यादा जरूरी। शिक्षण के माध्यम के रूप में कक्षा 1 से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रट्टाफिकेशन को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते थे। पहले लड़के कोर्स छोड़ चले जाते थे, जब आते थे वापस तो फिर शुरू से ही उनको करना पड़ता। लेकिन नई पॉलिसी में ये नहीं, ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता था, उन्हें डिग्री के लिए दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ती थी। नई शिक्षा नीति में पहले वर्ष में आपको कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष का आपको डिप्लोमा, और तीसरे वर्ष में आपको डिग्री मिलेगी, और चौथे वर्ष में आपको जो डिग्री मिलेगी आपको रिसर्च डिग्री मिलेगी, ताकि आपको आगे जिसको पढ़ना हो वो कंटिन्यू कर सके। इसमें क्या रखा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक का एक टारगेट रखा गया है। 50% GER ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो पहुंचने का जो लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो 26.3% है। उच्च शिक्षा में अब जो कई सीटें भी जोड़ी जाएंगी, बहुत सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की भी घोषणा की गई है। अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट हैं, जो कुछ पॉइंट हैं वो ज़्यादा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि 6ठी क्लास से
वोकोलेशन कोर्स। वोकोलेशन कोर्स एक टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है या कंप्यूटर कोडिंग, यानी कि कक्षा 6 से बच्चों को जो इंटरसिपेट करना चाहेंगे, इच्छुक होंगे, इंटरसिपेट करने के इच्छुक होंगे, उनको कंप्यूटर कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। और टेक्नोलॉजी की कि पेन कैसे बनता है, गाड़ी के पार्ट कैसे बनते हैं, या मोबाइल वायरिंग, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के तहत जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में उनको उनके बारे में बताया जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है इसमें, ये अच्छी चीज़ है। पहली बार मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू की, वही जो बताया कि जो लड़के पहले एक साल जो उच्च शिक्षा में जैसे बीए करते थे छोड़ देते, जब फिर आते थे तो फिर शुरू से करना होता, तो अब ये नहीं होगा। इसी को ही पहली बार जो मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किए गए। ई पाठ्यक्रमों में जो पाठ्यक्रम है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित किए जाएंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाए और वर्चुअल लैब को विकसित किया जाएगा। और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को बनाया जा रहा है। उम्मीद है ये सब ये हो गई, इतना आपको इसमें वीडियो में पढ़ने को मिला या समझने को मिला। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो को या इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको एजुकेशन से रिलेटेड रेगुलर बेस में मिल सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।